है कि परोपकार करने वाले को क्या कहा जाता है। देखिए परोपकार करने वाले को क्या कहा जाता है, परोपकारी कहा जाता है। अच्छा कृतज्ञ किसे कहते हैं और कृतज्ञ किसे कहते हैं, दो शब्दों में अंतर है। कृतज्ञ कहा जाता है एहसान को मानने वाले को, और जो एहसान नहीं मानता है साथ उसको कृतज्ञ कहा जाता है, और जो साथ मिलकर काम करता है उसको सहकारी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि प्रकृति का पर्यायवाची क्या होगा। वैसे तो प्रकृति के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें से प्रकृति का जो पर्यायवाची है वो कुदरत है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, विस्तृत का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। विस्तृत का विलोम क्या होगा, तो साथियों संक्षिप्त हो जाएगा। दीर्घ का विलोम क्या होता है साथियों, लघु होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अधम का विलोम क्या होता है साथियों, उत्तम होता है। और अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर होता है। अगला देखिए साथियों, साथ चलने वाले के लिए एक शब्द आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो साथ चलने वाले को सहगामी कहेंगे, सहयोग कहेंगे, सहयोगी कहेंगे, प्रतिगामी कहेंगे। मैं कहूंगा सहगामी कहा जाता है साथियों साथ चलने वाले को। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों, चेहरे पर हवाएं उड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो क्या इसका मतलब होता है प्रसन्न होना, नहीं। चेहरे पर हवा लगाना, नहीं। घबरा जाना, बिल्कुल। जब कोई घबरा जाता है तो कहा जाता है भाई तुम्हारी तो चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी है। उसके बाद देखिए साथियों, पितृधन अनुमति का सही संधि पद क्या होगा, पित्रानुमति होगा, है ना, या पितृ, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पितृनुमति हो जाएगा, यानी कि जैसा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प बताया, यानी कि विश्लेषण आपको बताना है कैसे लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में है, या जैसे ऑप्शन नंबर सातुष सी में है या डी में है। तो मैं कहूंगा विश्लेषण जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए सातु, आपसे यहाँ पर अगर बात करें तो रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है विकास के लिए आर्थिक, अब आर्थिक के बाद यहाँ पर खाली जगह है, आर्थिक विविधता आवश्यक होती है ना, या आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, सक्षमता या बहुलता। मैं कहूंगा आत्मनिर्भरता यहाँ पर शब्द आएगा, पूरा वाक्य आपका बन जाएगा विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है, ऐसा एक सवाल आएगा। साथ ही आप लोग ध्यान रखेंगे खाली जगह का कम से कम 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ओ, ए, औ। मैं कहूंगा ओ जो है जैसे कि साथ नदियों शब्द हो गया, बालिकाओं शब्द हो गया, छात्रों हो गया, तो ये प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है। तो उन्मेष में उपसर्ग की अगर बात करते हैं तो उद आ जाएगा, और ये हलंत वाला उद आ जाएगा, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। रौद्र रस की अगर बात करते हैं तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध, भय, उत्साह या विस्मय। तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको दोहा कहते हैं, सोटा कहते हैं, रोला कहते हैं, नहीं सातु उसको चौपाई कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सातु, इसको आप लोग एक बार और पढ़ लीजिए। जिस छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई कहलाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि जेते तुम तारे तेते नम में ना तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपसे पूछा जा रहा है। तारे तारे 2 बार आ गया तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथों, इसको आपको क्या करना है, वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, ये गलत है। बाघ, ऑप्शन नंबर ए वाले को देखिए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, ये भी गलत है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये होगा। बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं, ये होगा सही, या बाघ और बकरी पानी पीती, ये सही हो। मैं कहूंगा जो शुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये बिल्कुल। इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो इंद्रजीत कहा जाता है। क्या इंद्रजीत उसको कहा जाता है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, जो मोक्ष चाहता हो उसके लिए एक शब्द मुझे बताइए, उसको मुमुक्षु कहा जाता है, और मुमुक्षु आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो शेखर एक जीवनी, ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है ये बात आपको बताना है। तो सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद आगे इनका नाम है, और यही इस उपन्यास के लेखक हैं। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो मैं कहूंगा इसमें से जो सरस्वती नामक पत्रिका है ना, इसके संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। सैकड़ों बार सवाल पूछा जा चुका है, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को। तो अगर आपका जवाब सुमित्रानंदन पंत के साथ है तो बिल्कुल सही है, यानी कि प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मन्नू भंडारी की नहीं है, ये बात आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए तो ध्यान रखिए साथियों, और मुझे यहाँ पर बता दीजिए आपका जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए नई नौकरी, ये तो उन्हीं की है ना। पिंजरे की उड़ान अगर बात करते हैं ये साथियों यशपाल की है, ठीक है। यही सच है, ये भी उन्हीं की है, मन्नू भंडारी की अकेली, ये भी उन्हीं की, यानी कि मैं कह सकता हूँ पिंजरे की उड़ान जो रचना है ये मन्नू भंडारी की नहीं है, क्योंकि ये यशपाल साहब की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। तो कबीर की भक्ति का स्वरूप साथियों क्या है, सगुण है, सूफी मतवादी है, या वैष्णव मतवादी है, निर्गुण है। मैं कहूंगा निर्गुण है, आंसर आपका डी होगा। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है, संज्ञा से नहीं बनते हैं, संज्ञा सर्वनाम से, मैं कहूंगा सर्वनाम से बनते हैं साथियों सार्वनामिक विशेषण। ये भी सवाल अच्छा है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए, यानी कि एक ऐसा वाक्य जिसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको लग रहा है। हमें बड़ों से
आदर पूर्वक बात करनी चाहिए, तो इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे लगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पानी कल से बरस रहा है, इसमें भी नहीं। रात को कम खाना चाहिए, बिल्कुल साथियों कम खाना चाहिए, यहां पर आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, आंसर आपका सी होगा। अब इसमें से मुझे बताइए कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, कामायनी, आम, रसीला या वकील। तो वकील हो गया, वकील शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है, ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर कभी भी मान लीजिए कि ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ईश्वर तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे, ईश्वर तुम्हें अच्छे नंबर से पास करवा दे, मतलब कहीं ना कहीं एक वो जताई जा रही है कि भाई तुम्हारे लिए ऐसा अच्छा हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक इच्छा जताई जा रही है। तो उसमें प्रश्नवाचक का क्या काम, मैं कहूंगा उसमें इच्छावाचक का काम है, यानी कि वो वाक्य कैसा होगा, वो इच्छावाचक वाक्य होगा जहां पर कोई इच्छा जताई जा रही होगी। तो इस सवाल का जवाब अगर आपका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। तो रा, ता, सा, डा, मैं कहूंगा ता जो है सातु ये घोष नहीं है ना, घोष नहीं है तो अघोष है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अर्ध स्वर इसमें से कौन सा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा या जो है ना, या एक अर्ध स्वर कहलाया जाता है। अगला देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है हिंदी की तालव्य ध्वनियां क्या है। देखिए तालव्य ध्वनियों की अगर हम बात करें तो साथियों चा, छा, जा, झा है ना, उआ, उआ भी आना चाहिए यहाँ पर, और उसके अलावा या और शाह और मेरे हिसाब से छोटी बड़ी, ये सारी हिंदी की तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए साथियों राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर कोई भी कभी किसी और से काम करवाता है और पूछा जाता है कौन सा क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब तत्सम शब्द आपको यहाँ पर बताने, देखिए अग्नि, आग, आगिन, अग्नि में कहूंगा ये वाला शब्द जो है, यानी कि अग्नि शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, मैं कहूंगा ऋक्ष शब्द जो है ये सबसे पहले आएगा। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुओं को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो मैं कह सकता हूं उनको साधित सकर्मक धातु कहा जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। मक्षिका किसका तत्सम शब्द है आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा मक्खी का है, यानी कि मक्खी आपका तद्भव शब्द है और इसको अगर तत्सम में कहेंगे तो मक्षिका कहेंगे, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का आपको चयन करना है साथियों, इसमें से तद्भव शब्द बताना है कौन सा है, हस्त, हस्ती, हींग या हीरक। तो इसमें से जो हींग शब्द है साथियों ये आपका एक तद्भव शब्द है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का आपको चयन करना है। देखिए संयुक्त वाक्य कहां पर होता है, मैं आपको तरीका बता देता हूं। अगर कहीं पर और लगा हुआ है, किंतु लगा हुआ है, परंतु लगा हुआ है, तथा लगा हुआ है, अथवा लगा हुआ है, तो वो आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण होता है। अब आप देखिए इन शब्दों में से जो मैंने बोले इसमें से कौन से वाक्य में वो शब्द है। देखिए यहां पर और आपको दिख गया तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसने गलत काम करके अपयश, ऐसा कोई शब्द नहीं है, यहां पर भी ऐसा कोई शब्द नहीं है और यहां पर भी ऐसा कोई शब्द नहीं है, यानी कि संयुक्त वाक्य जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला होगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, तो आवत यहां पर प्रत्यय लग जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए साथियों उपसर्ग का प्रयोग होता है, आपको बताना है साथियों उपसर्ग का प्रयोग कहां पर होता है, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में। तो शब्द के आदि में ही उपसर्ग का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका मतलब क्या होता है, सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल साथियों जोक पर पत्थर नहीं लगती, पत्थर पर जोक नहीं लगती, यानी कि हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई असर नहीं उस पर पड़ता। विहंगम दृष्टि, इसका मतलब क्या होता है साथियों, विहंगम दृष्टि का मुझे बताइए। तो विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी नजर। क्या, सरसरी नजर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काटो तो खून नहीं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। बिल्कुल साथियों भय के कारण स्तब्ध हो जाने को ही कहा जाता है काटो तो खून नहीं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नवंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आईआईटी कानपुर की बात चल रही है, यानी कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को आईआईटी कानपुर ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। हिंदी अब आपकी खत्म हो चुकी है। करंट अफेयर, यूपी के करंट अफेयर के सवाल ऐसे करके जीके जी सब कुछ आपका स्टार्ट हो चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किस प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तो पता साथियों सारनाथ आपका जवाब हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए साथियों अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली के रूस के काल्मीकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से उत्खनित किए गए हैं। तो कहां से उत्खनित किए गए हैं, उत्तर प्रदेश के पिपरहवा से उत्खनित किए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। दुनिया का पहला रामायण मोम संग्रहालय यानी कि वैक्स म्यूजियम कहां बनाया गया है।
है। तो ये कहां पर बनाया गया है, ये यूपी में बनाया गया और यूपी के अयोध्या में बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों यूपी की जीके पूछी जाएगी और यूपी की करंट अफेयर पूछी जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और वैसे ही सवाल मैं आपको अभी करवा रहा हूं, यूनेस्को ने आधिकारिक रूप से किस भारतीय शहर को अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल करके सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान की नगरी का दर्जा दिया है? तो आपका जवाब क्या होगा, मैं कहूंगा लखनऊ आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। खान पान की नगरी यानी कि सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा लखनऊ शहर को दिया गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का भाग 4 का ए ये किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, सही जवाब आपका ए होगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे और वे किस राजनीतिक दल से थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और ये साथियों INS यानी कि इंडियन नेशनल सी है ना, सी लिखा है, INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है, इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री कौन से ऑप्शन में है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए संविधान के खंड, ये क्या लिखा हुआ है साथियों, अच्छा संविधान के कौन से अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? यानी कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार करते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? मैं कहूंगा प्रधानमंत्री होते हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय निकायों के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है साथियों? देखिए स्वच्छता आती है, जन स्वास्थ्य आता है, कानून व्यवस्था नहीं आती है, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण आता है, यानी कि आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। FVCI की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? तो फॉरेन वेटरन कॉर्पोरेट इन्वेस्टर होगी, फॉरेन वैल्यूमिनस कॉर्पोरेट ये भी नहीं होगी, वेंटेज भी नहीं होगी, वेंचर होगी साथों, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, यही साथों FVCI की फुल फॉर्म होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए साथों छिपी यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? तो इसकी अगर बात करते साथों लेन देन की लागत में वृद्धि, बाजार में लेन देन की कम क्षमता या कुल उत्पादन में गिरावट या अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, मैं कहूंगा यही साथों छिपी बेरोजगारी का परिणाम होता है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए पुनर्गठित योजना आयोग का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम नीति आयोग है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए। 1951 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वो शाखा जो वर्तमान में राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानी जाती है उसे क्या नाम दिया गया है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो उसे क्या नाम दिया गया है? उसे साथियों राज्य अपराध सूचना ब्यूरो नाम दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में साथियों आएगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किनके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति साहब ही तो नियुक्ति करते हैं साथियों। जो भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद देखिए भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट ये क्या है? तो कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान है, नक्सल विरोधी अभियान है, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान है या एंटी पायरेसी ऑपरेशन है? तो भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट ये नक्सल विरोधी अभियान है, आंसर आपका भी होगा। कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो मैं कहूंगा गोल क्रांति का संबंध किससे है साथियों? आलू से है, तो आलू आपका जवाब हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है? अब कौन सा नहीं है ये बात आपसे पूछी जा रही है। चंद्रमा और पृथ्वी की गति ये एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक तेज रफ्तार वाली ट्रक, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में एक उपग्रह, यह भी एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक साइकिल चालक की जो गति होती है वो भी एक वृत्तीय गति का उदाहरण है। लेकिन कौन सा नहीं है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं है, एक तेज रफ्तार वाली ट्रक ये नहीं है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। इसमें वृत्तीय गति थोड़ी ना थी साथियों। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? तो किसकी बात चल रही है? जानवर, जीवाश्म ईंधन, जल जो है ना ये एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 1992 में भारत में हाथी परियोजना शुरू की गई थी। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी किसको नियुक्त किया गया है? अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, राजीव कृष्ण इनका नाम है और ये उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किए गए थे। जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी के शहर में के रूप में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो किसकी बात चल रही है? आपसे ये पूछा जा रहा है, तो लखनऊ की बात चल रही है। लखनऊ आपके सवाल का जवाब है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पिता किसे कहा जाता है? कौन कहलाए जाते हैं? तो नारायण मूर्ति भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह कहलाए जाते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए कॉर्पोरेट संगठनों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती को क्या कहा जाता है? तो साथियों सोशल मीडिया हायरिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया हायरिंग आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा
पर इसके भार का कितने गुना होता है? तो साथियों 6 गुना होता है, तो 6 गुना आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की एक प्रक्रिया, इसको क्या कहा जाता है? ये बात आपसे पूछी जा रही है, तो इसको कन्वेक्शन यानी कि इसको संवहन कहा जाता है। तो संवहन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशिक तंतु ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। अच्छा सवाल है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई है? यानी कि इस सवाल का जवाब की अगर बात करें तो कुशीनगर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई है। उसके बाद देखिए, हंसाने वाली गैस किसको कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को सातों हंसाने वाली गैस कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? अच्छा सवाल है सातों, इंपॉर्टेंट सवाल है। लाइसोसोम की जब हम बात करते हैं तो ये कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो पता साथियों, कैरोलस लिनियस इनका नाम है और इन्होंने ही साथियों द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मैं कह सकता हूं स्टेपीज होती है, लेकिन ये कहां पर होती है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये कहां होती है? नाम इसका है स्टेपीज, है ना। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण क्या बड़ी माता होती है? रेबीज, एड्स, मैं कहूंगा साथियों जो एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती है ये जीवाणुओं के कारण ही होती है। बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करती है? आपसे पूछा जा रहा है। ठोस कचरे के पुनर्चक्रण को, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को, बिल्कुल सही साथियों, पृथ्वी पर जीवन की विविधता ही है बायोडाइवर्सिटी। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। लाइकेन एक ऐसा जीव है जो मृदा प्रदूषण की चेतावनी देता है या वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है, गैस या जल प्रदूषण? मैं कहूंगा वायु प्रदूषण आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए सर्वर सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, या एक तरीके से अगर बात करते हैं पैकेट सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, या फायरवॉल डिजाइन को? मैं कहूंगा यहां पर आपका जवाब जो होगा वो फायरवॉल हो जाएगा, यानी कि निजी नेटवर्क को बनाने या अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए फायरवॉल सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। अगला देखिए, भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश की गई? तो पता साथियों कब पेश की गई, आपसे यहां पर कुल मिला के पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1951 में ही भारत में नई आर्थिक नीति पेश की गई थी। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कौन सा व्यावसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है? अब कौन सा कार्य नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जनता को ऋण देने का कार्य व्यावसायिक बैंक करती है, जनता से जमाएं भी प्राप्त करती है, ऋण का सृजन भी करती है, लेकिन निधि अंतरण नहीं करती है तो यह व्यवसाय। पूजा का परिचय देते हुए अनुज कहता है, अनुज क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, अनुज कहता है पूजा के बारे में, कहने कि इसकी माँ, अनुज कहता है इसकी माँ की इकलौती बेटी। देखिए, पूजा की माँ की इकलौती बेटी कौन होगी? पूजा ही तो होगी, यानी कि पूजा की बात चल रही है। तो जो पूजा है ना, पूजा ये मेरे बेटे की पत्नी, ये बात अनुज कहता है, यानी कि अनुज का एक बेटा होगा, उस अनुज का जो बेटा होगा उसकी पत्नी होगी पूजा, तो ये तो अनुज की बहू हो गई, है ना। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि अनुज पूजा से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि जो बाद में होता है और उसके बाद साथियों से होता है, आपको ये बताना होता है कि ये क्या कहेगा या ये क्या कहेगी इसको। तो पूजा क्या कहेगी अनुज को? तो पूजा क्या कहेगी? वो तो ससुर जी कहेगी। और अनुज क्या कहेगा? वो बहू रानी कहेगा। तो पूजा क्या कहेगी? अनुज को ससुर जी कहेगी। तो ससुर जी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि एक लड़का उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। उत्तर, मान लीजिए वो लड़का अभी यहाँ पर है, ठीक है ना, उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, उत्तर की ओर चल दिया, उसके बाद दाएं मुड़ता है, यानी कि सीधे हाथ पर, ठीक है, दाएं मुड़ दिया, फिर वो बाएं मुड़ता है, फिर उसको बाएं मोड़ दिया, उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मोड़ दिया हमने, अंत में वह दाएं मुड़ता है, अंत में वो दाएं मुड़ता है। बताइए लड़का अब किस दिशा में जा रहा है? वो इस दिशा में जा रहा है। ये दिशा कौन सी होती है भाई साहब? ये दिशा पूर्व दिशा कहलाई जाती है। तो पूर्व आपके सवाल का जवाब होगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई, बिल्कुल एक स्थिति दूसरी स्थिति, कहा जा रहा है कि दो के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। यानी कि दो आपका यहां पर है, दो के विपरीत यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा 6 के उधर को, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अच्छा, दो यहां पर है 5 6 और 3 4, एक यहां पर है ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा देखिए, अब मैं इतना तो कह सकता हूं कि 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता है, 2 का विपरीत 5 नहीं हो सकता है। यहां पर भी हमें कोई ऐसी चीज नहीं, हिंट नहीं मिल रहा है कि हम 2 का विपरीत बता सके, है ना। 2 के विपरीत की अगर बात करते हैं साथ, तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैं कहूंगा कैन नॉट डिसाइडेड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि 2 का विपरीत क्या होगा, नहीं किया जा सकता है। तो आंसर हमारे डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब साथों यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि 6 व्यक्ति हैं, ABCDE, ABCDE ये F होगा, क्योंकि जब 6 लोग हैं
तो FBI एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 6 लोग हैं सातों, 6, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 लोग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सातों यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि बी जो है ना, बी ये ए के बाएं और बगल में बैठा हुआ है, ए के दाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ है एफ। अब हमें ए यहाँ पर 2 बार मिल गया, हम उसी को ही सॉल्व करते हैं जो चीज हमें कॉमन मिल रही होती है, आगे हमें सेम मिल रही होती है, क्योंकि वो करना हमारे लिए आसान रहता है। तो ए को देखिए, मान लीजिए सबका मुंह केंद्र के बाहर की तरफ है, ए को अगर मान लीजिए हम यहाँ पर बैठाते हैं, ए के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ए का बायां ये हो जाएगा क्योंकि सबका मुंह बाहर की तरफ है केंद्र के। उसके बाद करेंगे ए के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा है, यानी कि एफ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथों कह रहे हैं कि एफ और ई के ठीक बगल में डी बैठा हुआ है, और तो एफ और ई, तो एफ ये हो गया, ई ये हो जाएगा, एफ और ई के ठीक बगल में डी बैठा है तो डी यहां पर बैठ जाएगा। कह रहे हैं डी के दाईं और ठीक बगल में ई बैठा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी के दाईं और ठीक बगल में ई बैठा हुआ है। कह रहे हैं इनमें से ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठेगा, तो ए ये होगा, जाहिर सी बात है सी यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर तो जगह फिल है। तो ए और सी के ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, मैं कहूंगा बी बैठा हुआ है। तो बी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये जितने भी साथों मैं आपको कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं ना, बहुत ध्यान से आपको इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को देखना होगा, क्योंकि इन्हीं पर आधारित आपका पेपर बनेगा, है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि जहां से जिन चीजों से, जिन सोर्सेस से एग्जामिनर क्वेश्चंस निकालता है, उन्हीं चीजों से, उन्हीं बुक से, उन्हीं सोर्सेस से साथियों मैं क्वेश्चन निकालता हूं। तो कहीं ना कहीं आपका साथियों पेपर लड़ेगा और पेपर आप साथियों पास करोगे बहुत आराम से, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप देख ले तो। देखिए, एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 12वां है, तो जितना जितना कहा जा रहा है उतना उतना करते जाइए, है ना। रवि का स्थान, रवि की अगर बात करते हैं यहाँ पर, रवि का स्थान जो है साथियों क्या है, वो 12वें स्थान पर है। तथा मनोज का स्थान दाएं से 10वां होगा, यानी कि मनोज का स्थान यहां से शुरू होगा तो 10वां हो जाएगा। तथा इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, इनके बीच 4 व्यक्ति बैठे होंगे, तो पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति होंगे। देखिए, अब अगर यहां पर ये कहता कि अधिकतम कितने लोग होते, तो हम साथियों क्या, तो हम मनोज को यहां पर बैठालते, मनोज का 10वां स्थान यहां पर रखते, और अधिकतम बीच में 4 लोग हैं साथियों, इन सबको 4 लोग हैं, सॉरी, इन सबको जोड़ देते तो वो अधिकतम निकलता। लेकिन यहां पर न्यूनतम कहा गया है, तो हम जितना कर सकते उतना। देखिए, न्यूनतम अगर कहा गया है तो मैं कह सकता हूं कि न्यूनतम अगर यहां पर कहा गया है तो फिर हमें जो मनोज का स्थान है दाएं से 10वां है, वो हमें इधर को करना पड़ेगा। देखिए, मनोज का स्थान दाएं से 10वां है ना, दाएं से 10वें नंबर पर कौन है साथियों, मनोज है। अब हम 4 व्यक्ति यहां पर नहीं, अब हम 4 व्यक्ति यहां पर बनाएंगे साथियों, इसके और इसके बीच में। समझ में आ गई बात इतनी। अब हमें साथियों सिर्फ इतना देखना है क्या कि इसके इधर को कितने लोग हैं, यानी कि यहां पर कितने लोग हैं। फिर हम ये यहां तक 12 लोग हो गए, यहां तक 12 लोग हो गए, और यहां तक देख लेते हैं कि कितने लोग हैं, वो हम इसमें जोड़ देंगे, हमें साथियों न्यूनतम लोग की संख्या पता चल जाएगी। देखिए, ये 10वां है, ठीक है ना, ये 10वां है, तो ये नमा होगा, ये 8वां होगा, ये 7वां होगा, ये छठा होगा, और छठा होगा यहां पर साथियों 5वां नंबर आएगा, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, ये आपका चौथा नंबर आएगा। यानी कि इसके इधर को साथियों 4 3 2 1 सिर्फ और सिर्फ 4 लोग हैं इसके इधर को, और इसके इधर को कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। तो कुल मिला के 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी कि पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग होंगे, तो 16 लोग होंगे। 16 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार था साथियों, आता है एग्जाम में और बच्चे इस सवाल को कर नहीं पाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये कॉन्सेप्ट मैंने अब आपको बता दिया, आप बहुत आराम से कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, नंबर सीरीज के भी 2 से 3 सवाल आएंगे। 11 है, 33 है, उसके बाद 55 आ गया, उसके बाद 84 आ गया, उसके बाद 119 आ गया। तो आपसे अब अगला नंबर पूछा जा रहा है कि अगला नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए साथियों इस सवाल को, 11 से अगर 31 हुआ है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर 20 बड़ा है, 31 से यहाँ पर 55 हुआ है तो कितना बड़ा है साथियों, 24 बड़ा है, और 55 से 84 हुआ है तो कितना बड़ा है साथियों, 29 बड़ा है, और 84 से 119 हुआ है साथियों 35 बड़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, अच्छा देखिए फिर से देखिए, 4 बड़ा है, कितना 5 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 7 बढ़ेगा, यानी कि 35 और 7 कितने होते हैं, 42 होते हैं। तो अब 119 और 42 कितने हो जाएंगे, मैं कहूंगा 11 हो जाएंगे, 6 और 1 161 हो जाएंगे। क्या 161 कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूंगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी वाले में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए और बताइए सवाल का जवाब क्या होगा। चलिए साथियों देखिए, इसमें क्या करना है, 5 4 20 9 3 8 24 11 9 4 और 13, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा ये बात आपको बताना है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, यानी कि 5 4 तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, अगर हम 3 और 8 को जोड़ दें तो हमें ये नंबर मिल जाएगा, अगर हम 9 4 को जोड़ दें तो हमें 13 मिल जाएगा। लेकिन यहां पर कैसे आएगा साथियों, ट्राई करते हैं। देखिए, अच्छा 5 और 4 की गुणा कर दे, 5 चौक 20 ये नंबर मिल गया, 3 और 8 की गुणा कर दे, 3 8 24 ये नंबर मिल गया, तो 9 चौक कितना हो जाएगा साथियों, 36 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 36 आ जाएगा। तो 36 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ अमरूद सेब हैं, तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे कर लीजिए। मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए, ये अमरूद हो गए, तो कुछ अमरूद सेब है, मान लीजिए इतने अमरूद जो है ना वो सेब हो गए, ठीक है। सभी अंगूर संतरे हैं, सभी अंगूर संतरे हैं, अच्छा भाई सभी अंगूर संतरे हैं, कुछ सेब अंगूर हैं, अच्छा कुछ सेब अंगूर हैं,
तो मान लेते हैं इतने सेब जो है ना वो अंगूर हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए करके सभी अंगूर संतरे, यानी कि ये सभी के सभी अंगूर जो है ना ये क्या है, ये साथियों संतरे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर गलत है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ सेब संतरे हैं, कुछ सेब संतरे, बिल्कुल इतने सेब संतरे, ये पहला वाला तो सही हो जाएगा। कोई संतरा अमरूद नहीं है, कोई संतरा अमरूद नहीं है, कुछ संतरे अमरूद हैं। अच्छा, यहाँ पर अब इन दो चीजों को देखिए, दो निष्कर्ष को देखिए। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई संतरा अमरूद नहीं है और यहाँ पर कहने कि कुछ संतरे अमरूद हैं। अरे भाई, कोई एक बात ही तो सही होगी, या तो कोई संतरा अमरूद नहीं होगा या कुछ संतरे अमरूद होंगे। तो कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको ये लगाना है कि इन दोनों में से कोई एक ठीक होगा। यानी कि पहला वाला तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा या तीसरे में से कोई एक ठीक होगा। ऐसे ऑप्शन को आपको सातों टिक करना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि हाल के शोधों से ये पता चलता है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध जो है वो गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। यानी कि जो कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है ये गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से हो रही है। तो यहाँ पर धारणाओं को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है। भाई साहब, यहाँ पर कैंसर की बात चल रही है, गैस युक्त पेय पदार्थों की बात चल रही है, यहाँ पर चीनी कहाँ से आ गई? तो ये तो गलत हो जाएगा। शरीर में चीनी की अधिक मात्रा, फिर चीनी की मात्रा आगे बीमारियों की उत्पत्ति कारण बनती है, चीनी का जिक्र नहीं चल रहा है। यानी कि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। तो आपको ध्यान रखना एक ऐसा ऑप्शन होगा कि ना तो एक ना ही दो धारणाएं सन्निहित हैं। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है। इसके बाद साथियों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट आपके हो जाएंगे। कथन आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि नियमित रूप से व्यायाम करने वाले स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद मीना रोजाना व्यायाम करती है, यानी कि मीना जो है ना वो स्वस्थ होगी। मीना स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है, बिल्कुल सही है, तभी तो वो व्यायाम करती है। मीना के परिवार ने उसके बाल्यकाल से व्यायाम के महत्व को उसमें आत्मसात किया है। देखिए, ये मुझे पता नहीं है उसके बचपन की क्या घटना है, यानी उसके बचपन में उसको व्यायाम का महत्व बताया गया था, नहीं ये इसमें नहीं लिखित, जो नहीं लिखित होता है कथन में वो गलत मानते हैं। तो पहला वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, ए, बी और सी एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 14,000, 18,000, 24,000 निवेश करते हैं। यानी कि ए व्यापार शुरू करने के लिए 14,000 लगाता है, बी 18,000 लगाता है और सी 24,000 रुपए लगाता है एक व्यापार शुरू करने के लिए। कहने कि यदि वर्ष के अंत में लाभ जो होता है साथियों वो 25,480 रुपए का लाभ होता है इन तीनों को, तो ए का और बी के हिस्सा क्या हो गया, यानी कि ए और बी ने कितना साथियों यहाँ पर मिला है उनको। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर अगर बात करें ए, बी और यहाँ पर साथियों सी का जिक्र किया गया है, ठीक है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ए कितना लगाता है साथियों? ए लगाता है 14,000 रुपए। बी की अगर बात करते हैं ये 18,000 रुपए लगाता है और सी की अगर बात करते हैं ये 24,000 रुपए लगाता है। अब इनका हम अनुपात देखिए, जितना जितना जिस हिसाब से इंसान पैसा लगाता है उसको उसी हिसाब से लाभ मिलता है। तो अगर हम इसका रेशियो निकाल लें 18, 24 और रेशियो निकालेंगे तो 2 सत्ते 14, 2 नीम 18 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। यानी कि देखिए इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया है, तो इस अनुपात में उन्होंने साथियों क्या लगाया है, अपना पैसा लगाया है, तो इसी अनुपात में उनको क्या मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। यानी कि ए को लाभ मिलेगा 7, तो बी को मिलेगा 9, सी को मिलेगा 12। अच्छा, टोटल लाभ हमें पता है तो हम ए और बी का लाभ बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ए का लाभ 7 है, बी का लाभ 9 है, यानी कि टोटल लाभ कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 16x की वैल्यू यहाँ पर बताना है। टोटल लाभ कितना है साथियों? टोटल लाभ की अगर बात करते हैं 24,000, 24 नहीं बल्कि 25,000 है साथियों। एक सेकेंड, टोटल लाभ की अगर बात करते हैं 25,480 है। कितना है साथियों? 25,480, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। अब टोटल इनका जरा करके देखिए, 16 और 12 कितना होता है साथियों? 28 होता है, यानी कि 28x आपका नीचे आ जाएगा, ये भी x आएगा। x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको a और b का हिस्सा मालूम पड़ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं साथियों, देखते हैं। 2 से कट करते हैं साथियों, ये 14 आ जाएगा। 2 से कट करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये 40 आ जाएगा। और 7 से कट होगा साथियों, क्या एक बार देखिए जरा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 जाएगा, 7 7 49, 7 अट्ठे आपका 56, 7 दूना 14 बिल्कुल कट गया। 2 से कट होगा, 2 नीम 1 0, यानी कि 910 की गुणा 16 से करा लीजिए, है ना। 991 की गुणा 16 से करा लीजिए, 1 0 बढ़ा दीजिएगा आप लोग साथियों। यहाँ पर 54 आ जाएगा, यहाँ पर 51 आ जाएगा, 6 आ गया, 5 आ गया, ये आपका 14 आ गया, 1 0 बढ़ा लीजिए। 14,560 आपका ए और बी का हिस्सा होगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी हो, यानी कि इन दोनों को जो लाभ मिलेगा वो 14,560 का लाभ मिलेगा, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है साथियों, एक
लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो 2 पाई RH होता है, यानी कि आपको 2 पता है कितना है, आपको पाई की वैल्यू पता है 22 कितना है, त्रिज्या r आपको दे रखी है 21 है, आपको ऊंचाई भी दे रखी है साथियों 12 है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। 7 से कट होगा, 7 या 21 है, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 12 3 आपका 36 हो जाएगा, तो इसकी गुणा करा लीजिए, 36 की गुणा 44 से करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 6 चौक आपका 24 हो गया, 6 तियां 12 13 14 हो गया, और 144 ही नीचे भी आएगा, 4 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक दो सवाल साथियों और बाकी है, इन सवालों को भी आप लोग थोड़ा ध्यान पूर्वक देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट साथियों इंपॉर्टेंट है चुनिंदा आपके लिए। आपसे कहा जा रहा है कि 4107 की राशि 4107 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस तरह विभाजित किया गया है कि जिससे ए और बी के हिस्सों का अनुपात कितना है साथियों, ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात 2:1 है, और सी और डी के हिस्सों का अनुपात 3:5 है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, तो बी का हिस्सा कितना, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर कभी भी सवाल में ऐसा दे रखा हो कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात इतना है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात इतना है, और सी और डी के हिस्सों का अनुपात इतना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, यहाँ पर 4 लेटर्स का जिक्र किया कि ए बी सी और डी, तो हमें ए बी सी डी का अनुपात निकालना है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी और इसकी मदद से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे, ठीक है ना, ये काम आएगा आपके। ए अनुपात बी कितना है, ए अनुपात बी यहाँ पर है 3:4, इसकी मदद से निकालेंगे साथियों। बी अनुपात सी कितना है, 2:1 है, इसकी मदद से ए बी सी निकालेंगे। देखिए 3 दूना 6, 6 हो गया आपका ए, 2 चौक 8, ये 8 हो गया, और 4 एकम 4, ये तो हो गया आपका साथियों क्या, ये आपका हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हमें मदद पड़ेगी साथियों सी और डी के अनुपात की, जो कि इतना है, तो ये साथियों इसके नीचे रख दीजिए। 6 की गुणा 3 से कराओगे, 6 तियां 18 ये निकलेगा ए, 8 की गुणा 3 से 8 तियां 24 ये निकलेगा बी, 4 तियां 12 ये निकलेगा सी, और 4 चौक 16 ये निकलेगा डी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें पता चल गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि बी का हिस्सा कितना है, यानी कि बी का हिस्सा कितना है, 24 है, तो 24 की वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर लें, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ना करो, कर भी लो जब भी आंसर 1 आएगा, नहीं करोगे तब भी 1 आएगा। अच्छा टोटल राशि यहाँ पर है 4107 की, आपको किसका हिस्सा निकालना है, 24x का हिस्सा निकालना है ना, 24 का हिस्सा निकालना है, और टोटल 24x कर दीजिए, क्या दिक्कत है, नीचे आएगा इन सब का योगफल, कितना हो जाएगा, जोड़िए 6 2 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20 आ गया, ये x करके आएगा 2 2 3 4 5 6 7, ये आ गया साथियों 70। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से अगर कट करोगे, चलिए 2 से अगर कट करते हैं तो नीचे आपका 35 आ जाएगा, इसको 2 से नहीं कट होगा, ये कट होगा साथियों 12 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4107, ठीक है। अब ये साथियों किससे कट होगा, यहाँ पर देखिए जरा, अच्छा देखिए इसमें कुछ मिस्टेक तो मैंने नहीं कर दी, 18 24 12, 18 24 12, यहाँ पर देखिए, अच्छा ये 3:5 है ना, तो ये 5 आपका आएगा, 1 सेकंड रुक जाइए, तो जब ये 5 आएगा तो 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर आपका 20 आ जाएगा, बस यही गलती हो गई, यहीं पर मामला बिगड़ गया। तो ये कितना साथियों, आप इसमें 4 आपको बढ़ाना है, 4 बढ़ाओगे अगर साथियों तो 74 हो जाएगा, फिर नीचे 1 सेकेंड, 4107 गुणा 24/74 आ जाएगा फिर, है ना, 1 सेकंड रुकिए, 74 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कट होगा तो 12 आ जाएगा, नीचे कट होगा 2 तियां 2 सत्ते 37 आ जाएगा, और ये 4107 तो यहाँ पर है, इसको आप कैलकुलेट करा लीजिए, बस आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको कट कराइए सातों, किससे ये कटेगा यहाँ पर, देखिए 4107 आ गया, ये आपका 37 आ गया, यहाँ पर 37 एकम 37 आपका हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 07 आ जाएगा, फिर से 37 एकम 37 हो जाएगा, है ना, 37 एकम 37 हो जाएगा, कितना बचेगा सातों, यहाँ पर अगर बात करें तो एक तरीके से बात करते हैं सातों, यहाँ पर 7 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा, फिर से 37 एकम 37, यानी कि पूरा 111, 111 की गुणा 12 से होगी तो कितना आएगा सातों, 111 की गुणा 12 से होगी, देख लेते, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 और 1 1 1 आ गया, तो 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, 3 आ गया, 1332 आपका आंसर आ जाएगा, जो कहाँ पर लिखा हुआ है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट था, 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से सातों इन सवालों को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, इसके बाद एक सवाल और बाकी है, उसको भी आप लोग देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 1.25 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 भाग ब्रैकेट के अंदर है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 0.4 गुणा 2.5। अब सबसे पहले आप पता क्या करेंगे, आप इसकी गुणा करेंगे, इसकी ये 0.4 और 2.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पूरा पूरा 1 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। फिर 2 माइनस 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, तब भी 1 आ जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये साथियों भागीदार, ये आपका 4 हो जाएगा। तो 4 भाग 1 हो गया, 4 भाग कितना हो गया, 1 हो गया। और इधर अगर बात करते हैं 1.25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये 1 यहाँ पर आएगा साथ, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1 भाग 4, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, देखिए 1.25 ये आपका है माइनस, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, है ना। 4 एकम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे 20 आपका हो जाएगा। यानी कि 1.25 में से आपको 2.5 घटाना है, तो साफ साफ आपका 1 बचेगा। तो इस पूरी सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और जो 1 कौन से ऑप्शन में साथियों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाले में, ठीक है ना। चलिए तो उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल, और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। आपसे कहा जा रहा है कि रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में वही काम पूरा कर पाएंगे। बहुत आराम से सवाल हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं एक सूत्र की वजह से आपको बता रहा हूँ, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। एक्स क्या है 15 दिन, वाई क्या है 10 दिन। तो साथियों पहले गुणा कर दीजिए दोनों नंबर की, और उसके बाद साथियों दोनों नंबर को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बहुत आराम से आंसर, ये 150 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 छंग आपका 150 होता है, यानी कि 6 दिन आपका आंसर होगा। कुल मिला के अगर बात करते हैं, रहीम और हरीश क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं, तो वो एक साथ काम करते हैं तो 6 दिन उनको पूरा कार्य कर। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।